लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी पर फोकस किया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसानों के लिए घोषणा की गई है, युवाओं के लिए घोषणा की गई है, जिसमें 5 न्याय की बात कही गई है और 25 गारंटी पर फोकस किया गया है। 48 पेज का ये घोषणा पत्र है जो कांग्रेस पार्टी ने आज जारी कर दिया। और आइए पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। आपको बताते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किस क्षेत्र के लोगों से क्या क्या वादे किए गए हैं। सबसे पहले बात की गई है महिलाओं की। केंद्र की नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा, इस बात का जिक्र है। हर साल गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। युवाओं के लिए ऐलान किया गया है कि 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे और हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे अप्रेंटिसशिप के तौर पर। किसान कर्ज माफी का इसमें जिक्र है। इसके अलावा एमएसपी पर कानूनी गारंटी का भी वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। बुजुर्गों के लिए 1000 की पेंशन का जिक्र है। रेल सड़क यात्रा में उन्हें छूट दी जाएगी, इस बात का भी जिक्र किया गया है। छात्रों के लिए भी कई वादे हैं। 15 मार्च 2024 तक के एजुकेशन लोन माफ कर दिए जाएंगे अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो, यह कहा गया है। सरकारी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क भी खत्म कर दिए जाएंगे, इन्हें भी माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार विरोधी जो काम है वो क्या किए जाएंगे। संदिग्ध सौदों और योजनाओं की जांच होगी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो। बीजेपी में शामिल आरोपी नेताओं की भी जांच करवाई जाएगी, ये गारंटी भी कांग्रेस पार्टी ने दी है। आंगनबाड़ी में 14 लाख नई नौकरियां और आशा कार्यकर्ताओं की नई नियुक्तियां होंगी, इसका भी वादा किया गया है। रोजगार के मुद्दे का जहां तक जिक्र है, बेरोजगारी क्योंकि एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसका भी जिक्र है। 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे और अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा, ये वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने। सामाजिक न्याय का भी इसमें जिक्र है। जाति जनगणना का वादा है। आरक्षण पर 50% का ये जो पूरा कैप है इसे ही हटा दिया जाएगा, ये कहा है कांग्रेस पार्टी ने। SC ST OBC के खाली पद भरे जाएंगे और भूमिहीनों को जमीन बांटी जाएगी, इसका ऐलान कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया गया है। और घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों की कर्ज माफी और जातीय जनगणना के मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सब। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बीते 3 आम चुनावों में अलग अलग नाम दिए हैं। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे पिछले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के घोषणा पत्र के नाम। 2014 की बात करें तो 2014 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को आपकी आवाज हमारा संकल्प नाम दिया था, जबकि पिछले आम चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र को नाम दिया हम निभाएंगे, और इस साल पार्टी ने घोषणा पत्र को न्याय पत्र के नाम से जारी किया है।
और कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बोले राहुल गांधी, ये चुनाव संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बीजेपी सरकार लोकतंत्र पर लगातार हमला कर रही, राहुल गांधी ने कहा। ये जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। और टीवी 9 के सवाल पर राहुल गांधी का जवाब, इंडिया गठबंधन विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है, ये कहा राहुल गांधी ने। चुनाव के बाद तय करेंगे कौन होगा पीएम, चुनाव जीतने के बाद सारे फैसले होंगे। राहुल जी, 2009 में आपको भी याद होगा, उस वक्त मैनिफेस्टो में 2 तस्वीरें थी, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा, सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी। आज 2 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की। कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? नहीं, ये आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो। देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। और एक बड़ी खबर ये बता दें आपको कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूसरों की तरह हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। 2019 में जो संकल्प लिया गया बीजेपी की ओर से, उसमें अधिकतर पूरे किए गए। वादे पूरे करने के लिए मोदी काम कर रहा है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और पीएम मोदी ने राजस्थान के चुरू में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, भारत की तरक्की से आज दुनिया हैरान है। 10 सालों में देश तेजी से बदला है। चुरू से हवा का रुख साफ हो चुका है। कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। आप याद करिए, 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की। खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। आप क्या नींद कर रहे हो?
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। मोदी से 56 इनकी छाती है मेरी, मैं नहीं डरूंगा। अरे भाई आप नहीं डरते, फिर चाइना को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़े? वो अंदर घुस के आ रहे। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके क्या है? या वो खिलाए है क्या? खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बदले की भावना के तहत काम करने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी देश के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के बारे में बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि 1989 के बाद से गांधी परिवार से किसी ने भी प्रधानमंत्री पद या मंत्री पद नहीं संभाला है, फिर भी प्रधानमंत्री परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। और कांग्रेस नेता हरीश रावत का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सत्ता की भूख कम हो गई है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उसका हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने कहा कि हर जगह बीजेपी कांग्रेस पार्टी की जगह लेती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस में सत्ता की भूख खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो उसे करो या मरो की भावना के साथ चुनावी दंगल में उतरना होगा। को जब तक सत्ता के लिए भूख पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, हमारा स्थान बीजेपी ने ले लिया है। हर स्तर पर, कोई राष्ट्रीय स्तर की बात या प्रांतीय स्तर की बात नहीं है, गांव के स्तर पर भी, मोहल्ले के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने हमारा स्थान ले लिया है। जब तक हम उनको उस स्थान से पदच्युत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, तो हम कैसे अपने मोहल्ले के नेता हो पाएंगे, अपने गांव के नेता हो पाएंगे, अपने ब्लॉक के नेता हो पाएंगे। और वहीं रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन वो एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर जरूर आ गए हैं। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बीजेपी के नेता रॉबर्ट वाड्रा के बहाने कांग्रेस पर न सिर्फ परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा मैं नहीं जानता, वही पहचान है क्या उनकी? प्रियंका गांधी के पति है। अच्छा है, कांग्रेस पार्टी तय करे, यही पहचान है उनकी, पूरे देश में यही पहचान होगी। मैं नहीं जानता, और मुझे लगता है अमेठी की जनता भी नहीं जानती, क्योंकि अमेठी की बेटी तो वहीं रह रही है, स्मृति ईरानी। अमेठी की जनता उसी को जानती है। जमीनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। ऐसे में अब एक बहुत जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। और संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, शराब घोटाला बीजेपी ने किया, ये संजय सिंह का बयान। घोटाले में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शामिल। असली घोटाला शुरू हुआ ईडी के जांच के बाद। भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला, और पहली पेशगी और नजराना भाजपाइयों को कब पहुंचा? 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का 15 नवंबर को पहली पेशगी और नजराना 5 करोड़ का पहुंचा, और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी, उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल तो खुलेआम मिल गया, और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से पता चला, जब उन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो 21 मार्च को शाम को 6:50 पे मजबूरी में सारे डिटेल
डालने पड़े वेबसाइट पे, बताना पड़ा कि ये शरद रेड्डी है शराब का घोटालेबाज किंग पिन जिसको कह रही थी ईडी। और जैसे ही 6:50 पे भारतीय जनता पार्टी के शराब घोटाले का खुलासा हो जाता है, 7:14 पर मुख्यमंत्री के दफ्तर पे, मुख्यमंत्री के घर पे छापा पड़ जाता है। क्योंकि आप मीडिया में चर्चा करते हैं, आम आदमी पार्टी मुद्दा उठाती कि भाई शराब का घोटाला तो बीजेपी ने किया है। 21 मार्च को शाम को 6:50 पे इसका खुलासा हो जाता है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपा ने ली है, इस बात का खुलासा हो जाता है। उस खबर से ध्यान हटाना है, जनता का ध्यान भटकाना है, पहुंच गए केजरीवाल के घर। इस बीच जेल से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा है इस चिट्ठी में, आइए जानते हैं। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वो इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल से ही उन्होंने अपनी पड़पड़गंज विधानसभा के लोगों के लिए खत लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि पिछले 1 साल में मुझे आप सबकी याद कई बार आई और वो जल्द ही बाहर आएंगे। उन्होंने लिखा, सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ। अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी जी को जेल में रखा। अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाला। ये लोग मेरी प्रेरणा है और आप सब मेरी ताकत। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा, स्कूल का होना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई है। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा आपकी सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती है। और मनीष सिसोदिया की चिट्ठी पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या जवाब दिया है, सुनाते हैं आपको। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनाया था, लेकिन वो शराब मंत्री बनना चाहते थे, जिसकी वजह से आज वो सलाखों के पीछे हैं। सिरसा ने कहा कि शराब घोटाले के जरिए उन्होंने नौजवानों के जीवन को बर्बाद किया, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी और अपने पापों की सजा पूरी करने के बाद ही वो जेल से बाहर आ सकेंगे। जी, आपको शिक्षा मंत्री बनाया था, लेकिन आपको बहुत शौक था शराब मंत्री बनने का। आपको काम दिया था बच्चों को शिक्षा देने का, लेकिन आपने शराब के ठेके खोले। आपको जहाँ किताब हाथ में पकड़ानी थी, वहाँ शराब की बोतल आपने हाथ में पकड़ाई। जहाँ एक के साथ एक किताब फ्री में देते, आपने एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री में दी। और आपने कहा हम जेल से फिर आएंगे, आप आओगे तो जरूर, लेकिन सजा पूरी करके आओगे। दोबारा आपको कभी सपना नहीं मिलेगा दिल्ली के लोगों की इस तरह से सेवा के नाम से लूटने का। ये सपना भूल जाना, ये दोबारा कभी आपको मिलने वाला नहीं है। और एक बड़ी खबर, यूपी मदरसा एक्ट मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। पीयूष, क्या कहा गया है अदालत की तरफ से? We've come to a conclusion that this matter should be heard in July. Till then, everything will remain state. The judgment of the High Court will remain state. I think this is a far-reaching step that is being taken. what is the implication? चेंज कर लिया, क्या कहेंगे? हाँ? यूपी सरकार ने अपना स्टैंड यहाँ चेंज कर लिया। नहीं, देखिए, स्टैंड इन्होंने चेंज किया है। यूपी सरकार ने वहाँ मदरसा बोर्ड को सपोर्ट किया था। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जजमेंट आ गया है यूपी का, हाई कोर्ट का, और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। Implication of this order? अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कहेगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो उसको उन्होंने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दिया। इम्प्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा फैसला आने तक। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, ये जो कोर्ट का आदेश है इसमें क्या कहा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इसमें क्या मैसेज है कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल रवि, देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मदरसा एक्ट 2004
को असंवैधानिक करार दे दिया गया था। और इस मामले में जो 17 लाख छात्र हैं उत्तर प्रदेश में जो मदरसों में पढ़ते हैं, उसके अलावा जो वहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं उनको रिलोकेट करने के लिए कहा गया था, यानी कि सामान्य स्कूलों में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उनका भविष्य जो है अधर में लटक जाएगा। और इसके अलावा जो धार्मिक आधार पर इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था हाईकोर्ट की ओर से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम तौर पर सही नहीं माना और ये कहा कि प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट होता है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने कई आधारों पर गौर नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए यूपी सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में जो अंतिम सुनवाई होगी वो जून में होगी और जून के दूसरे सप्ताह में होगी, और तब तक ये रोक जारी रहेगी। और जो भी ये रोक है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। ये माना जा सकता है। इसमें क्लियर कर दीजिए कि मदरसा एक्ट, यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था, उस पर यूपी की योगी सरकार का क्या रुख था? यूपी सरकार की तरफ से अपना क्या रुख रखा गया, क्या स्टैंड रखा गया सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल समीर, देखिए यूपी सरकार की ओर से हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया था जिसमें एक्ट का समर्थन किया गया था। और अब जबकि हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला देकर के एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दाखिल हुई, तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज सीजीआई के समक्ष ये कहा गया कि वो हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट एक संवैधानिक अदालत है। और ऐसी स्थिति में जबकि एक संवैधानिक अदालत ने एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं और पूरी तरह से जो उनका दलील थी उसको उन्होंने बदल लिया। ने अपना स्टैंड बदला है इसमें मदरसा एक्ट को लेकर। बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आश्चर्य भी जताया। हालांकि उन्होंने यूपी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में चूंकि हाईकोर्ट का फैसला आया है तो वो फैसले का समर्थन करते हैं, अन्यथा पहले जो एफिडेविट दाखिल किया गया था वो एक्ट के पक्ष में ही और समर्थन में ही दाखिल किया गया था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लैरिफिकेशन के लिए पीयूष पांडे आपका। और आगे बढ़ते हैं। शहीद भगत सिंह के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भगत सिंह के परिजनों ने भी बयान जारी कर इस पर नाराजगी जताई है। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पीछे लगी इसी तस्वीर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भगत सिंह के परिजन भी आम आदमी पार्टी के रवैये से नाराज हैं और ऐसा नहीं करने की सलाह दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए और किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी या अम्बेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी शहीद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाए जाने पर ऐतराज जताया है। सरदार भगत सिंह शहीद भगत सिंह जी ਦੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ। दरअसल सुनीता केजरीवाल ने गुरुवार को जब सीएम अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से भेजा गया संदेश पढ़ा था, तब उस दौरान उनके ठीक पीछे शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब के बीच अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे वाली तस्वीर भी लगा रखी थी। इसी पर ही विवाद छिड़ गया था। और शहीद भगत सिंह की फोटो के साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाए जाने पर आप सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या देश का कोई भी नेता हो, मैं अपनी फोटो क्या देश के महापुरुषों के साथ नहीं लगा सकता? क्या देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ, शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ आप लोगों की फोटोएं नहीं होती हैं? लोग तो जाके शहीद आजम भगत सिंह की जहां तस्वीर देख लेते हैं वहां सेल्फी लेते हैं, उनके स्टैचू पे जाके सेल्फी लेते हैं, उनके साथ फोटो डालते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ फोटो डालते हैं, बाबा साहेब के साथ फोटो डालते हैं। यहां तक कि अपने चुनाव प्रचार में भी नेता लोग फोटो डालते हैं महापुरुषों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ।
इसमें मुद्दा क्या है, सवाल क्या है, मुझे बताइए ना। अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के मुखिया हैं और उनकी तस्वीर अगर शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ है या बाबा साहब जी के साथ है तो ये अधिकार हर एक नागरिक को है। और दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार में तनातनी। एलजी ने कहा भ्रामक झूठा हलफनामा देती है सरकार। एलजी ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखी चिट्ठी। आम आदमी पार्टी का आरोप, एलजी अफसरों पर कार्रवाई नहीं करते, मंत्रियों के अनुरोध का जवाब नहीं देते एलजी। आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। एलजी सचिवालय ने अब दिल्ली सरकार की शिकायत करते हुए केंद्रीय गृह सचिव को एक खत लिखा है। लेटर में दिल्ली सरकार पर अदालतों को गुमराह करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। एलजी ऑफिस का आरोप है कि अदालतों को गुमराह करके एलजी ऑफिस की छवि खराब की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि दिल्ली सरकार सोची समझी रणनीति के तहत याचिकाएं दायर कर रही है और स्पष्ट रूप से झूठे हलफनामे पेश करके न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इन आरोपों पर दिल्ली सरकार ने कहा कि संबंधित मंत्रियों द्वारा बार बार निर्देश जारी करने के बाद भी केंद्र के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं और उपराज्यपाल मंत्रियों के अनुरोधों का जवाब नहीं देते हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका जताई थी, जिसकी वजह से ये लेटर बेहद अहम माना जा रहा है। एलजी दफ्तर ने लेटर में लिखा है कि अदालत से जुड़े मामले दिल्ली के मुख्य सचिव और उपराज्यपाल के पास पेश किए जाने चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर रही। और अब बात बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर इंडिया ब्लॉक में मचे घमासान की। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी ने इस पर नाराजगी जताई है। क्या नए नए कांग्रेसी बने पप्पू यादव जल्द ही पार्टी का दामन छोड़ देंगे या पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया अपना पर्चा वापस लेंगे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पूर्णिया सीट को लेकर पार्टी का रुख साफ कर दिया है और पप्पू यादव को अल्टीमेटम दे दिया है। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स औरंगाबाद में निखिल बाबू का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाज़त नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है वापस ले। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद पूर्णिया सीट की आरजेडी के खाते में गई है और उसकी ओर से बीमा भारती ने पर्चा दाखिल किया। वहीं पप्पू यादव ने भी पूर्णिया सीट पर दावा जताते हुए कल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। पप्पू यादव पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके हैं और कल फिर बुलेट पर सवार होकर नामांकन के लिए निकले और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया। और पूर्णिया सीट पर बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच मुकाबला है। बीमा भारती ने पप्पू यादव की उम्मीदवारी को लेकर क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। पूर्णिया से पप्पू यादव के नामांकन के बाद अब ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद भी जब पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। उनकी टक्कर आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती से है। बीमा भारती भी जोरों शोरों से पूर्णिया में चुनाव प्रचार कर रही हैं और वो पप्पू यादव को अपने लिए चुनौती नहीं मानती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी पर पप्पू यादव अपना अधिकार जता रहे हैं, आखिर उसी पार्टी से उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला। बिहार की पूर्णिया सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मिल करके और निर्णय करके मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। कोई बीच में निर्दलीय नॉमिनेशन करने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन जनता भी स्वतंत्र है वोट देने के लिए और जनता का मन बन चुका है। पूर्णिया में बदलाव आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह का कोई भी अधिकार जो उन्होंने जता रहे कि हमरा कांग्रेस से समर्थन मिल रहा है, तो फिर मिल रहा था तो फिर उसको टिकट लेकर के ना नॉमिनेशन देना चाहिए। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। चार्जशीट में हेमंत सोरेन के साथ भानु प्रताप राजकुमार समेत कई आरोपी हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि हेमंत सोरेन ने रांची के बारगेन इलाके में 8.86 एकड़ जमीन पर 2011 से कब्जा किया हुआ था। इस संपत्ति की कीमत 31 करोड़ है, जिसे ईडी ने अटैच कर लिया है। चार्जशीट के मुताबिक ब्राउन कलर की फाइल में सीएमओ अर्जुन पिंटो लिखा हुआ था।
पिंटो नाम का शख्स अभिषेक प्रसाद था, जिसे हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर उदय शंकर ने सर्कल ऑफिसर से जमीन का वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा था। जमीन पर कब्जा सीएम ने अपने खास गुर्गो रंजीत सिंह, हिलारियास कश्यप और राजकुमार के जरिए किया। ईडी के मुताबिक भानु प्रसाद सरकारी जमीनों के दस्तावेज में बदलाव कर नए दस्तावेज बनाकर जमीन कब्जाने का एक बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। हेमंत सोरेन से लेकर कई सरकारी अफसर इसमें मिले हुए थे। इस प्रॉपर्टी के जो 2 सर्वे की फोटो भी ईडी ने चार्जशीट में लगाई, इसमें आरोपी भानु प्रताप भी साथ में है। एनसीईआरटी ने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब के सिलेबस में कई बदलाव किए हैं। अब छात्रों को राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की नई किताबें 1 महीने में आने की संभावना है, जिसमें अयोध्या विवाद पर एक चैप्टर के कुछ हिस्से को रिवाइज किया गया है। नई किताब से 6 दिसंबर 1992 के बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़े कुछ हिस्से को हटा दिया गया है। हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों से जुड़े कई संदर्भ भी हटा दिए गए हैं। पुराने सिलेबस में पहले पैराग्राफ में लिखा था, कई घटनाओं के नतीजे के रूप में दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया। ये घटना देश की राजनीति में कई बदलावों की शुरुआत का प्रतीक बनी। इसी के साथ देश में बीजेपी का उदय हुआ और हिंदुत्व की राजनीति तेज हुई। चैप्टर 5 में डेमोक्रेटिक राइट से गुजरात दंगों का संदर्भ हटा दिया गया है। चैप्टर 5 में अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन से मुसलमानों को विकास के लाभों से वंचित करने से जुड़ा संदर्भ हटा दिया गया है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि हमने कुछ अपडेट किया है, जो हटाने की जरूरत थी वही हटाया गया है। इसे सिलेबस में बदलाव नहीं कहेंगे। और अहम खबर आपकी जेब से जुड़ी, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी अभी लोगों की होम लोन की ईएमआई कम नहीं होगी। लोगों को सस्ते लोन के लिए और इंतजार करना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 अप्रैल से शुरू हुई थी। आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों का ऐलान किया। लंबे समय से आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती नहीं की है। कई एक्सपर्ट्स पहले से उम्मीद जता रहे थे कि पैनल इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. आरबीआई करीब 1 साल से रेपो रेट 6.50% पर स्थिर रखा हुआ है। आरबीआई ने रेपो रेट आखिरी बार पिछले साल फरवरी 2023 में 0.25% की बढ़ोतरी कर 6.25% से 6.50% कर दिया था। वहीं दिसंबर 2023 में खुदरा महंगाई दर 5.69% के स्तर पर थी। और जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। 60 सेकंड्स में देखिए पूरी खबर। आतंकियों की घुसपैठ की साजिश को नाकाम करने के बाद पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश की जा रही है। कुछ और आतंकियों के इलाके में छिपे होने की भी आशंका है। गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही मुस्तैद जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। दोनों पक्षों के बीच घंटों इसी तरह से गोलीबारी चलती रही। तभी से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से आतंकी कई बार कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करते रहे हैं। पिछले साल भी इस तरह की एक घटना जम्मू में हुई थी। जम्मू में अखनूर के खौर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। माना जा रहा है कि घुसपैठ के जरिए आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है।